तो ये मेरा फर्स्ट सर्वर है। जो इन्वायरमेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो 7.15 के लिए है। सिट्रिक्स ज़ेनएप एंड ज़ेनडेस्कटॉप। तो वर्चुअल जो भी वर्चुअल सर्वर्स मेरे बनेंगे, जिनको वो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट जेन सर्वर के अंदर, ये मेन सर्वर होगा सिट्रिक्स डीडीसी, जो डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर VDA 1। इसको मैं एज ए मास्टर कैटलॉग सर्वर यूज करूंगा। और इसको ही अगर मैं जेन सर्वर से कनेक्टिविटी जेन सर्वर को मैनेज के कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सिंगल इन्वायरमेंट होता है लिनक्स बेस्ड। इसको मैनेज करने के लिए हम VDA पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेन सर्वर या जेन सेंटर। जो ओके। जेन सर्वर को मैनेज करते हैं वो जेन सेंटर के थ्रू। जेन सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद इस पे मैं ऐड करूंगा जेन सर्वर का, जो मेरा सर्वर का आईपी होगा वो आईपी डाल के पासवर्ड। और ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये मुझे यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है जेन सर्वर का, उसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ थ्रू जेन सेंटर कंसोल। ओके। अब pool 1 is already connected in the pool 1 जेन सर्वर। ये है मेरा जेन सर्वर। अब इसका नेटवर्किंग निक, ये सर्वर का कंसोल, जो भी मैंने इस पे सर्वर्स क्रिएट किए हैं उनके कंसोल इस पे आएंगे। अब इस पे मैंने दो सर्वर बना रखे हैं अभी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, स्नैपशॉट ले सकते हैं किसी भी सर्वर का बैकअप के लिए। स्नैपशॉट बैकअप और रिस्टोरेशन के लिए यूज होता है। ओके। यहाँ पे हम सर्वर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, मेमोरी में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसकी बूट ऑप्शंस कौन कौन से हैं इस पे। ये सारी यहाँ से मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता हूँ। तो ये मैनेजमेंट कंसोल होता है जेन सेंटर। जेन सेंटर इज द मैनेजमेंट कंसोल फॉर जेन सर्वर। अब आज के में इंस्टॉलेशन करेंगे 7.15 का, और इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ISO माउंट करूंगा, सेम जैसे 6.5 में था। देन जब ISO माउंट हो जाएगी, आफ्टर दैट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। एंड आई थिंक 7.15 का इंस्टॉलेशन पहले दिखाया है, शो किया यस सर। है। इसमें जेन डेस्कटॉप और जेन ऐप का दोनों ही ऑप्शन आएगा। देन वी हैव टू चूज जेन डेस्कटॉप बिकॉज इट्स प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर टू डिलीवर एप्लीकेशन एज वेल एज द डेस्कटॉप। हम्म। So we'll choose the Zen desktop option and then delivery controller। जो भी मेरा DDC सर्वर होगा, जो फर्स्ट सर्वर मैं इन्वायरमेंट में क्रिएट करूंगा, दैट वुड बी डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर। या इसको अगर जेन ऐप में जाएंगे, अगर मैं इसकी जगह पे जेन ऐप चूज करता तो वहां पे भी डिलीवरी कंट्रोलर ही आता। बट अगर जेन डेस्कटॉप इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम उसको जेन डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर, but it's also a delivery controller. And delivery controller is same for both Zen app and Zen desktop. Okay, next। अभी इसमें मुझे कंपोनेंट्स चूज करने होंगे। मैं डायरेक्टर अभी नहीं इंस्टॉल करूंगा। आई विल इंस्टॉल ओनली द डिलीवरी कंट्रोलर एंड स्टूडियो। तो जैसे जैसे जिस जिस कंपोनेंट पे जाते जाएंगे, वो कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे चल रहा है SQL सर्वर एक्सप्रेस। इंस्टॉल करेंगे तो सेम सर्वर पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर एक्सप्रेस नहीं यूज करते हैं, जैसे कि लाइव इन्वायरमेंट की बात करें या किसी क्लाइंट की बात करें, तो क्लाइंट में हमेशा ही SQL सर्वर सेपरेट होता है और ये मिररिंग पे होता है। मिररिंग मीन्स एक सर्वर पे मेरा डेटा जाएगा और वो डेटा रेप्लिकेट होगा दूसरे सर्वर के साथ, कि इन केस ऑफ फेल्योर, कि मेरा मेन सर्वर डाउन होता है, सेम डाटा वी कैन एक्सेस फ्रॉम द मिरर सर्वर। तो ये एक बैकअप के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, रेड बोलते हैं जिसको, RAID। अब ओके। ये लाइसेंस सर्वर का पोर्ट हो गया, और ये डिलीवरी कंट्रोलर के लिए 80 and 443।
तो इंस्टॉलेशन चलने देते हैं क्योंकि इट विल टेक टाइम। मैंने यहाँ पे इसकी रैम और सीपीयू दोनों ही इंक्रीज कर दी हैं, 4 GB एज वेल एज द रैम इज, एंड प्रोसेसर 2 प्रोसेसर मैंने लिए हैं इसमें। ठीक। अब 2008 डिलीट हुआ। जो टर्मिनल लगा हुआ था वो भीतर वाला बोर्ड बनाया तो जो बैटरी बैटरी के साथ वो अब जेन सर्वर में जब भी मैं कोई नेटवर्क करता हूँ तो भी मुझे आईएसओ है, आईएसओ फाइल या जो भी इंस्टॉलर पैकेज है वो मुझे एक रिपोजिटरी के अंदर रखने होते हैं। जो रिपोजिटरी है आईएसओ लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। अब इस आईएसओ लाइब्रेरी के अंदर जाके मैं कोई भी फाइल या फोल्डर कुछ भी रखूंगा तो मेरा जेन सेंटर के एनवायरनमेंट से एक्सेस होगा। मीन्स अगर जैसे मैं इस सर्वर कॉल करते मैंने इंस्टॉलेशन आईएसओ को माउंट नहीं कर पाऊंगा जब तक कि वो आईएसओ मेरी आईएसओ लाइब्रेरी के अंदर नहीं हो। ओके। अब ये लाइब्रेरी की अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो ये प्रॉपर्टीज है आईएसओ फोल्डर के अंदर, और सर्वर का आईपी है 192.168.0.10। ओके, दिस सर्वर हम किसी दूसरे सर्वर पे भी बना सकते हैं। सी ड्राइव में गए और ये आईएसओ के अंदर मेरी ये आईएसओ पड़ी हुई है। क्लियर? कितनी बार भी इंस्टॉल होगा और रिबूट करेगा सर्वर। हर एक टाइम की जो पैकेज होते हैं या रजिस्ट्री एंट्रीज होती है वो करता है, जिसकी वजह से ये अपडेट जो शो कर रहा है वो अपडेट करता है। अभी ये जैसे ही रीस्टार्ट होगा फिर से सारी फाइल्स को अपडेट करेगा जो इंस्टॉल हो गई हैं। टाइम्स मोस्टली 3 टाइम्स 7.15 में रीस्टार्ट। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है देन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, पहले हम सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जैसे 6.5 में, वैसे ही यहाँ पे हम साइट क्रिएट करते हैं और इसी को कनेक्ट करते हैं हम अपने डेटाबेस से, या भी इंस्टॉल किया लाइक एक्सप्रेस डेटाबेस है तो उससे कनेक्ट करेंगे। अगर सर्वर अलग से मैंने बनाया है सेपरेट तो उस पर कनेक्ट करेंगे। प्रोसेस दो से। अभी इस पे एरर आएगा showing HVM is required। HVM मीन्स मेरा हाइपरवाइजर का जो इन्वायरमेंट है वो इस पे इनेबल नहीं है। अब इसके लिए सेटिंग्स पे जाएंगे। यस, सर को HVM चेक करने के लिए एक तो फर्स्ट मेरा जो भी सर्वर या डेस्कटॉप है जिसमें rotate हो रही है, तो मेरे एक पे तो अंदर मैनेबल किया है या नहीं किया है वो चीज चेक कर रहे हैं, या किस से ये एरर मैसेज आ रहा है। अब अगर सपोर्ट नया हार्डवेयर लाइक हार्ड डिस्क ऐड करनी है या नेटवर्क ऐड करना है
लाइक अगर मैं इस सर्वर को छोड़ के किसी भी दूसरे सर्वर पे जाऊंगा तो उस पे मेरे एक नेट पे है, एक होस्ट ओनली है। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, या अगर मुझे नेटवर्क अडेप्टर यूज करना है, ऐड करना है उसको। किस लिए होता है, अगर मैं लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ तो लाइव एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमेशा दो निक होते हैं मैक्सिमम, जो क्लाइंट कहता है कि दो निक यूज करने के लिए। बिकॉज जो मेरे रेगुलर डेटा होता है वो एक निक पे फ्लो करता है, और जो बैकअप या रिस्टोरेशन होता है उसके लिए हम सेपरेट एक निक यूज करते हैं, जिसको हम बैकअप निक बोलते हैं। उससे क्या होता है कि कभी भी नेटवर्क में चोक नहीं आएगा। नेटवर्क जैसे सिस्टम होता है, नेटवर्क जाम होने की वजह से वो कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाते हैं, डेटा फ्लो नहीं होता है, मीन्स डेटा ट्रांसफर में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर जो भी सर्वर मेरा बैकअप के लिए हम यूज करते हैं, चाहे वो ईएमसी हो या कोई भी टूल यूज हो, तो वो जिस समय बैकअप लेगा सर्वर का, वो फुल बैकअप लेगा या रेगुलर बैकअप लेगा, उस पे भी क्या होता है कि बहुत डेटा होता है। डेटा मीन्स कि बाइट में होता है डेटा, जिसकी वजह से क्या हो गया कि नेटवर्क चोक हो गया। इसलिए जो भी लाइव एनवायरनमेंट होता है उसमें हम एक सेपरेट निक यूज करते हैं, जिसको हम बैकअप निक बोलते हैं। उसके कॉन्फ़िगरेशन बैकअप सर्वर कनेक्ट होता है, और जब भी बैकअप सर्वर बैकअप इनिशिएट करता है, वो सेकेंड निक के थ्रू ही सारा बैकअप इनिशिएट करता है, और एक मशीन से दूसरे मशीन से कनेक्टिविटी होती है उसके थ्रू। और बैकअप केवल और केवल बैकअप के लिए ही। ओके। ठीक है। तो अगर मुझे ऐड करना है तो मैं सेटिंग्स में जाके और वहां से ऐड के ऑप्शंस पे जाके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे हार्ड डिस्क इंक्रीज करनी है, या मुझे रैम इंक्रीज करनी है, सीपीयू इंक्रीज करना है, ये सारी एक्टिविटीज भी आती हैं कि अगर मैं सिट्रिक्स का सर्वर वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे अपने सर्वर के लिए मुझे इतना एक्सेस होगा VMware पे कि मैं अपने सर्वर की रैम या डिस्क इंक्रीज कर दूँ। मुझे नहीं है तो मुझे पर्टिकुलर टीम के, और अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस वो उसको, मीन्स उसमें कितने करनी है सर्वर पे, या सर्वर पे कितने जीबी मेमोरी यूज करनी है, इंक्रीज करनी है, या क्या सीपीयू के कितने कोर बढ़ाने हैं, कैंडिडेट का तो वेयर बंदे वाले बंदे के पास जाएगी, और वो उसको यहाँ पे अपडेट करेगा। ओके। और प्रोसेस है, सेटिंग्स में जाके ये VMware सर्वर हो, ESXi या कोई भी, इस पे जाके ऐड करने का प्रोसेस होता है। यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसको उसकी नेटवर्किंग कैसे करनी है वो डिफरेंट पार्ट। सेम चीज अगर मैं जेन सर्वर की हूँ, तो अगर इस सर्वर पे मैं जाके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे एडिट के ऑप्शन हैं। जनरल में आके सर्वर नेम में चेंज कर सकता हूँ, कस्टम यहाँ से ऐड करना, टेक्स्ट डेट टाइम है, जीपीयू है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आता है। इस वजह से ही है वो। जैसे ही मैं सिट्रिक्स का लाइसेंस ऐड करूंगा, इसका भी लाइसेंस सिट्रिक्स बेस्ड चल होता है। मींस जो लाइसेंस सर्वर में सिट्रिक्स के लिए यूज कर रहा हूँ, सेम लाइसेंस सर्वर मेरा जेन सर्वर के लिए यूज होगा। ओके। कैसे चेक करना है कि अगर मैं लाइसेंसिंग पार्ट पे जाऊंगा, इसके अनलाइसेंस हम्म। बाद में
एक ये ऑप्शन दिखा रहा है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी होता है कि अगर मैं जेन सेंटर यूज कर रहा हूँ और मेरे पास मल्टीपल जेन सर्वर्स हैं, तो यहाँ पे एक जेन सेंटर के अंदर सर्वर हाई अवेलेबिलिटी पे दे दूंगा, तो इनके बीच में हाई अवेलेबिलिटी सेटअप के जो लोड होगा वो इक्वली यूज करते हैं। तो हम केवल इसलिए यूज करते हैं कि हमें लोड को इक्वली डिवाइड करना होता है। स्टोर फ्रंट अगर हम मल्टीपल सर्वर यूज करते हैं तो लोड को इक्वली डिवाइड करने के लिए। तो ये इसमें दो टर्म आती है, एक तो हाई अवेलेबिलिटी आती है, दूसरी आती है फॉल्ट टॉलरेंस, जिसको बोलते हैं एफटी। एफटी में जो होता है वो जो हाई अवेलेबिलिटी है सर्वर बेस्ड होता है कि दोनों सर्वर पे डिवाइड होगा। लेकिन एफटी में क्या होता है, जो भी यूसेज है उनके बेस्ड पे होता है। मींस सीपीयू या हार्ड डिस्क या मेमोरी, इन बेस पे ये लोड को इक्वली डिवाइड करता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एफटी के लिए होता है कि अगर जैसे मेरा दो सर्वर हाई में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, बट अगर मैंने एफटी कर रखा है तो एफटी से एक सर्वर होगा ए, दूसरा सर्वर भी ए होगा सेम नेम से, और एक सर्वर मेरा डाउन रहेगा, दूसरा रहेगा डाउन, वो कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है। जैसे ही मेरा मेन सर्वर डाउन होता है या वो कोई होता है उस सर्वर में कुछ कम डाउन, तो ऑटोमेटिक जो मेरा सर्वर डाउन पड़ा है वो ऑटोमेटिक अप आ जाएगा और सारा लोड शेयर ले लेंगे। मीन्स कि दोनों में ही अगर हम देखा जाए तो हाई अवेलेबिलिटी में अगर प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं डाउन टाइम या डिले होगा, बट एफटी के अंदर वो चीज नहीं होती है। दोनों का यूज अलग है, यूज अलग, जहाँ पे एफटी यूज करना वहाँ हाई अवेलेबिलिटी नहीं यूज होता है। क्योंकि जहाँ पे भी अगर अगर दोनों ही अप्लाई है, अब हाई अवेलेबिलिटी अगर बात करता हूँ तो हाई अवेलेबिलिटी में आता है कि एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव में क्या होता है कि दोनों ही सर्वर मेरे अप होंगे। एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि एक सर्वर डाउन रहता है, दूसरा सर्वर अप होता है। कॉन्फ़िगरेशंस अलग होती हैं दोनों की, बट एफटी के केस में कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, नेम या आईपी पे जिस पे भी मुझे डाइवर्ट होता है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। कि अगर सेम अकॉर्डिंग टू अगर हम चलते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर दो सर्वर सेम नेम के नहीं हो सकते हैं। अगर सेम नेम के दो सर्वर हैं तो उनको हम साथ में पावर ऑन करके नहीं रख सकते हैं। सेम आईपी के दो सर्वर हैं उनको हम पावर ऑन के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है एक्टिव डायरेक्टरी को भी, क्योंकि ये समझना होता है कि डीएनएस को कि कौन सा डाटा किस सर्वर। तो अगर डीएनएस की बात करें तो डीएनएस होस्ट नेम या आईपी एड्रेस के बीच में चलता है। डीएनएस का मेन काम होता है होस्ट टू एप्लीकेशन और आईपी टू होस्ट है एआरपी प्रोटोकॉल और आरएआरपी प्रोटोकॉल। सौरभ, एआरपी क्या होता है? ARPANET। क्या करता है? जनरली ये जैसे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है तो ये उस पर रिजॉल्व करता है। ये फॉरवर्ड लुकअप जोन पर वर्क करता है। वही आरआरपा रिवर्स लुकअप जोन पे वर्क करता है। इसको बोलते हैं एड्रेशन प्रोटोकॉल। और आरएआरपी होता है रिवर्स। मींस अगर मेरा होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस कन्वर्जन कर रहा है तो रिवर्स को आईपी एड्रेस को होस्ट में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद वो डेटा ट्रांसफर इसके ही बेस पे होता है कि अगर जैसे हम होस्ट नेम को पिंग करते हैं, लाइक सपोज मैंने पिंग किया abc.com, तो पहले उस नेम को आईपी में चेंज करेगा, रिवर्सल होगा, देन उसके बाद वो चेक करेगा कि कौन से आईपी का है ये सर्वर, फिर उस आईपी के बेस पे कम्युनिकेशन होगा। और नेटवर्क में अंदर कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो आईपी एड्रेस के बेस पे ही होता है या बाइनरी के बेस पे। और आईपी को भी अगर हम चंक्स में डिवाइड करते हैं तो चार पार्ट्स होते हैं ए बी सी डी, जो एक ऑक्टेट होता है। और इन ऑक्टेट्स के अंदर बाइनरी डिजिट चलती है। लाइक अगर मैं 192 लिख रहा हूँ या 256 लिखता हूँ तो मेरी सारी बाइनरी बिट्स हाई होती हैं। बट अगर मैं जीरो लिखता हूँ
तो मेरी सारी बाइनरी बिट्स 0 होंगी। इस बाइनरी के बेस पे ही आईपी चलता है, और आईपी के साथ मेरा चलता है सबनेट मास्क। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सबनेट या सबनेटिंग होती है। जब मैं कोई सबनेट मास्क आईपी के, लाइक सपोज यहाँ पे एनसीपीए, अगर मैं इस सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाके चेक करूं तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस भी दे रखा है और सबनेट भी दे रखा है। ये अगर डीएनएस को कोई डेटा ट्रैफिक या इस सर्वर को किसी दूसरे सर्वर पे डेटा भेजना है, या किसी सर्वर को इस सर्वर पे डेटा भेजना है, तो वो आईपी और सबनेट के बेस पे ही आता है। जो भी हेडर फुटर होते हैं उसके अंदर, डेटा के अंदर ये होता है कि डेटा किस आईपी से निकल के किस आईपी पे जा रहा है, या किस होस्ट से निकल के किस आईपी तक जा रहा है। और इसमें दो पार्ट होते हैं आईपी और सबनेट के अंदर, एक होता है होस्ट पार्ट, दूसरा होता है, इतना तो आई थिंक सौरभ तुम्हें भी पता ही होगा। हाँ भैया, लास्ट वाला जो करता है नेटवर्क पार्ट। ठीक है, तो अभी इसका मेन लाइसेंस वाला है। Zen Center के बाद लाइसेंस, try close server. empty path. असाइन लाइसेंसिंग। अब लाइसेंस के लिए इसने पोर्ट क्या लिया, 27000, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जेन सर्वर एंटरप्राइज पर सॉकेट। अगर मैं पर सॉकेट लाइसेंस ले रहा हूं तो उसको मुझे लाइसेंस सर्वर पे अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने 6.5 में किया था। या फिर जेन सर्वर जेन डेस्कटॉप प्लेटिनम लाइसेंस हो, उसके साथ ये फ्री चलता है। अगर मेरा जेन ऐप एंड जेन डेस्कटॉप का प्लेटिनम लाइसेंस है तो जेन सर्वर उसके, फिर जेन ऐप जेन डेस्कटॉप सिट्रिक्स क्लाउड के लिए है, और जेन सर्वर स्पेशल सॉकेट। ठीक है, एंटरप्राइज और स्टैंडर्ड। तो जो भी होगा मैं यहाँ पे लाइसेंस सर्वर का नाम दूंगा, ओके करूंगा। ये अगर लाइसेंस सर्वर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा। लाइक अभी मैं दे देता हूँ इसको वीडियो ओके। A license for pool 1 could not be checked out because the license server could not be reached to the given address or port. मीन्स इस पे लाइसेंस सर्वर मेरा इंस्टॉल नहीं है। अब इस पे इंस्टॉलेशन चल रहा है डीडीसी पे। एक तो सीक्वल इंस्टॉल हो रहा है, सेकेंड लाइसेंस सर्वर, स्टूडियो, डिलीवरी कंट्रोलर, ये कंपोनेंट मैंने किए हैं, और यहाँ कहीं एलएचसी होना चाहिए, दिख रहा है? यस। इससे लोकल डीबी, लोकल होस्ट कैशे, जो 6.5 में था लोकल होस्ट कैशे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट बेस। बट यहाँ पे जो होता है लोकल होस्ट कैशे, ये होता है सिक्वल बेस्ड। ये डिफरेंस है। लोकल होस्ट कैशे का भी रोल यहाँ पे यही है कि अगर मेरा सिक्वल सर्वर डाउन होता है या सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी ब्रेक होती है,
तो इन दैट केस यूजर कैन एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस फ्रॉम Citrix सर्वर्स, और उसमें जो हेल्प करता है उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने में इन द एब्सेंस ऑफ डेटाबेस सर्वर, वो लोकल कैशे होता है। और लोकल होस्ट कैशे जो आया था इस पे, वो आया था 7.12 पे इंट्रोड्यूस किया था सिट्रिक्स ने। 7.8 में इन्होंने जोन इंट्रोड्यूस किया था, और उससे पहले जोन भी नहीं था। मींस अगर मैं 7.6 या 7.8 की बात करूं तो उसमें ना तो एलएचसी का फीचर मिलेगा और ना ही जोन का फीचर मिलेगा। ओके। मींस जैसे मेरे पास 6.5 में जोन का था मोस्ट प्रिफर्ड, बट यहाँ पे क्या है कि concept थोड़ा सा चेंज हो, इफ आई विल, बट वर्किंग वही रहती है, कि पर्पस वही रहता है जोन का। एलएचसी का भी यही है, एलएचसी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट एलएचसी का कॉन्सेप्ट चेंज हो नहीं हो, मतलब रोल इन्वायरमेंट के अंदर, बट वर्किंग कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आईएमए बेस्ड था सारा कुछ। जैसे ही मैं अगर मेरे सर्वर पे यूजर लॉगिन नहीं जा रहा है तो मैं आईएमए रिपेयर करता था या रिक्रिएट करता था, लेकिन यहाँ पे एफएमए यूज होता है। यहाँ पे सर्विसेज भी मेरी चेंज हो जाएंगी, आईएमए सर्विस मुझे नहीं मिलेगी 7.x में। तो चेंजेस कहाँ कहाँ हुए? केवल और केवल जेनएप के एनवायरनमेंट में। लाइसेंस सर्वर पे कोई चेंज नहीं है। अगर स्टूडियो स्टूडियो कंसोल था, कंसोल नेम चेंज हो गया, स्टूडियो का पर्पस वही है, फीचर्स कुछ नए आए हैं। सेम टू सेम वेब इंटरफेस की बात करें तो वेब इंटरफेस भी अपग्रेड होके क्या हो गया है सौरभ? वेब इंटरफेस का नाम क्या है 7.x में? स्टोर फ्रंट। अभी स्टोर फ्रंट में भी कुछ नए फीचर्स आ, बेसिक फीचर्स जो थे बेसिक फीचर वैसे ही हैं, बट कस्टमाइजेशन का लेवल बढ़ गया है। और ज्यादा हम अपने वेब पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज के ऑप्शन इंक्रीज हो गए हैं 7.15 में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7.5 में बात करें कनेक्टिविटी सपोर्टेड। अगर सेम इन्वायरमेंट को मैं एज्योर पे करना चाहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के तो एज्योर पे भी हो सकता है। सिट्रिक्स का अपना खुद का क्लाउड है। अगर मैं डीडीसी जो है मेरा डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर, उसको ऑन प्रेम पे रखूं, लाइसेंस सर्वर को ऑन प्रेम पे रखूं, और मैं ये चाहूं कि मेरी जो एप्लीकेशंस है वो मैं सिट्रिक्स क्लाउड के थ्रू, तो सिट्रिक्स क्लाउड के लिए मुझे जाने के लिए मुझे यूज करना होगा सिट्रिक्स वर्क स्पेस क्लाउड। और वर्क स्पेस क्लाउड के साथ में ही एक और ऑप्शन आता है कि अगर मैं सिट्रिक्स क्लाइंट इंस्टॉल कर रहा हूं तो क्लाइंट रिसीवर नहीं होगा, जो रिसीवर 6.5 में यूज होता था। यहाँ पे वर्क स्पेस क्लाउड आ जाएगा, सिट्रिक्स वर्क स्पेस क्लाइंट। आइकन भी सेम है, सब कुछ सेम है, केवल नेम चेंज कर दिया इन्होंने और कुछ फीचर्स अपग्रेड कर दिए। ठीक है। अब यस। कैंसिल लाइसेंस। पहले तो लाइसेंस मुझे इसका अपग्रेड करना होगा। डिलीट .5 में क्वेरी है किसी? नो सर। शौर्या नथिंग सर। भैया अभी तो नहीं है। ओके।
अच्छा सर तुम्हारा वो ऑफिस वाला इशू रिजॉल्व हुआ? कोई है उस पे? भैया कुछ नहीं हुआ उस पर। आईबैक्स देख रही है और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ कौन रहा, वो सी? भी घुमा। आईबैक्स L3 टीम। उनका रोल है? जो मेन आईबैक्स इमेज मर्ज करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो वही करते हैं। उन्होंने भी L3 टीम ने स्मार्ट ऑपरेशन जो है उनको दे दिया है। मतलब ओके। इशू है आईबैक्स में, तो ऑपरेशन कमांड सेंटर में इंजीनियरिंग टीम है कोर आईबैक्स की, उनके पास गया है वो केस।